आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी वर्मा। जिस तरह आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप में से कोई जिम जाता है या फिर कोई घर पर योगा का अभ्यास करता है या फिर अपनी डेली रूटीन में ऐसी चीजें करता है जिससे आपकी हेल्थ बनी रहे, वैसे ही फाइनेंशियल फिटनेस भी बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे कि जब जेब में पैसे कम हो यानी आपके फाइनेंसेस बैड शेप में हो तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ है जेएस फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फाउंडर जितेंद्र पीएस सोलंकी। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र आपका कार्यक्रम में। हेलो। बैड शेप फाइनेंसेस की जहां तक बात है, शायद इस दौर से हर कोई गुजरता है। साल का कोई एक वक्त ऐसा हो सकता है या फिर अगर किसी पर बहुत सारा लोन है, डेट बहुत ज़्यादा है या फिर पता ही नहीं चल रहा, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जब फाइनेंसेस बैड शेप में आ सकते हैं। तो इससे कोप अप करने के लिए क्या तरीके होने चाहिए और सबसे पहले तो ये इवेलुएट कैसे हो, यानी ये तय कैसे हो कि हमारे फाइनेंसेस सही हैं या फिलहाल उनमें कोई दिक्कत चल रही है। ये जब भी हम किसी भी तरह के फाइनेंसेस हैंडल करते हैं, आमतौर पर अगर वैसे कहें तो शायद ये हम जब यंग अवस्था में जब हम अपना कैरियर शुरू करते हैं तो ख़राब फाइनेंसेस अगर वहीं से हमने मिसमैनेज करना शुरू कर दिया तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। या फिर कई बार ये होता है कि हम फाइनेंसेस को अपने मॉनिटर नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा डेट में चले जाते हैं या ज़्यादा लोन या उधार ये सब हम अवेल करते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत केसेस में देखा गया है कि एक जिसको हम बोलते हैं कि डेट ट्रैप के अंदर फंस के हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे फाइनेंसेस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जो एक मापदंड हम जिसको बोलेंगे वो क्या है कि ऐसी सिचुएशन में ना पहुँचा जाए, तो वो ये है कि फाइनेंसेस को मॉनिटर करना और रेगुलर रिव्यू करना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम समय समय पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं हम उस सिचुएशन में तो नहीं पहुंच रहे। तो जैसे हम फाइनेंसेस को मॉनिटर करें तो सही से इमरजेंसी फ़ंड हो, सही से हमारी इनकम से जो खर्चा है वो हमारी इनकम के अंदर हो रहा हो, या फिर हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो जो हमारे मनी को ग्रो कर रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है। ये सब ऐसे मापदंड है जिसके आधार पर अगर हम अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करते हैं तो इस तरह की डेट रिडन जो सिचुएशन होती है या डेट सिचुएशन होती है उसमें फंसने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ टिप्स हम एक्सपर्ट से अब लेंगे कि कैसे इनको टैकल करना है, लेकिन पहले सिचुएशन को समझते हैं। बहुत ज़्यादा डेट है या फिर आपने कोई तैयारी ही नहीं की थी इमरजेंसी की, यानी कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर ऐसी दिक्कतें होती हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा तो फिर मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। इसलिए कुछ टिप्स जानते हैं और एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला टिप, आपने जैसे कहा कि आप पहले तो इवैल्यूएट कर लें कि ये इमरजेंसी फंड आप एक तैयार कर लें। साथ ही साथ जो हम फिजिकल फिटनेस के साथ साथ फाइनेंशियल फिटनेस की बात कर रहे हैं, क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है जिससे हम अपने आप को भी नंबर दे पाएं कि हम कितने फिट हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। हम हर चीज़ के लिए हम अगर अब आज टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल आ गया है। तो हम हेल्थ को भी स्केल करते हैं। आज के टाइम में स्मार्ट वॉचेज़ हैं जो आपकी हेल्थ को स्केल करती हैं और जिसके आधार पर आप ये तय कर पाते हैं कि आपकी फ़िटनेस सही है या नहीं है। इसी तरह से फाइनेंशियल फिटनेस का भी एक अगर आप मापदंड बनाते हैं, एक स्कोरिंग रखते हैं, तो आप बहुत हद तक ये जान सकते हैं कि आप फाइनेंशियली हेल्दी हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी फ़ंड है। अब इमरजेंसी फ़ंड आपने 6 महीने का अगर अपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है तो आप मान सकते हैं कि हाँ, आप इमरजेंसी फंड या किसी भी इमरजेंसी को डील करने में सक्षम है, तो आप उसको हाई पॉइंट दे सकते हैं। उसी तरह से आपकी जो खर्चे हैं वो आपकी या आपको मान लीजिए सेविंग है, वो सेविंग आप कम से कम 25% आपकी इनकम का आपका सेव हो रहा है, तो ये मान सकते हैं कि आप अपने लिए जो लक्ष्य हैं, जो लंबे समय के लक्ष्य हैं या और लक्ष्य हैं, उनके लिए आप पर्याप्त सेविंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हाई स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे ईएमआई है, अगर आपकी ईएमआई आपके टेक होम इनकम का 50% को भी एक्सीड कर रही है तो वो आपके स्कोरिंग में 10 पॉइंट पे आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपकी मान लीजिए इनकम बंद हो जाए तो उस सिचुएशन में आप अपनी ईएमआई को सर्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से फाइनेंशियल फिटनेस को जब आप स्केल करते हैं और ये जो थंब रूल जो हम लोग बोलते हैं कि थंब रूल बने हुए हैं, आपका इमरजेंसी फंड 6 महीने का होना चाहिए, आपकी कम से कम 25% सेविंग होनी चाहिए, ईएमआई आपका लोन का ईएमआई
30% से ऊपर या 35% से ऊपर ना जाए। तो इस तरह के जब आप थंब रूल्स को फॉलो करके और आप एक स्केलिंग करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को ये जान पाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल फिटनेस सही है या नहीं है। ठीक है, यानी एक 10 to 100 का एक स्केल बनाइए और अपने आप को नंबर दीजिए, और ये आप हर महीने भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कितना इमरजेंसी फंड तैयार किया। हालांकि जो 6 महीने का फंड है थोड़ा सा मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, क्योंकि डिपेंड करेगा आपका जॉब प्रोफाइल क्या है या फिर आप कौन से फील्ड में है, क्या उतना सरप्लस आपके पास आता भी है कि आप 6 महीने का एक फंड बना सके। लेकिन फिर भी जो स्कोरिंग हमने तय की है आपके लिए कि अगर आप अपनी टेक होम सैलरी का 6 गुना रख सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे अगर, तो 100 पॉइंट्स आप अपने आप को दे सकते हैं। लेकिन शायद हर कोई 100 पॉइंट्स नहीं स्कोर कर सकता है, इसलिए और भी तरीके हो सकते हैं। 90 पॉइंट्स दे सकते हैं अगर आप 3 से 5 महीने का एक इमरजेंसी फंड तैयार करते हैं। वहीं अगर आपका 1 से 3 महीने का भी, अगर 3 गुना, जो कि एक थंब रूल भी है कि आप अपनी सैलरी का 3 टाइम्स रखें इमरजेंसी के लिए, अंग्रेजी में जिसे रेनी डे भी कहते हैं, कि आप एक रेनी डे के लिए हमेशा सेव करके रखें ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपको किसी से मांगना ना पड़े और ना ही किसी लोन की जरूरत हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखने वाली कि अगर 1 महीने से भी कम आपकी सैलरी आपने रखी हुई है इमरजेंसी के तौर पे, तो फिर आपकी स्कोरिंग 70 पॉइंट से भी नीचे होगी। तो उसका आप थोड़ा सा ख्याल रखें। और इंपॉर्टेंट बात, जैसे एक्सपर्ट ने भी कहा, कि अगर आपकी फैमिली काफी बड़ी है और डिपेंडेंस इतने ज्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तय कर सकते हैं कि कितनी इमरजेंसी फंडिंग आपको रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जितेंद्र आपसे कही कि जो आपकी EMIs जा रही है, यानी कि जो आपका डेट और इक्विटी का रेशियो है, वो भी दर्शाता है कि आपके फाइनेंशियल अभी सिचुएशन क्या है, बैड शेप में है फाइनेंसेस या फिर अभी स्कोप है कि आप उसे सुधार सकते हैं। तो आइडियली जो भी इनकम है उसका कितना प्रतिशत तक डेट में जाना मतलब फिर भी ठीक कंडीशन माना जाएगा कि बैड शेप में नहीं है? देखिए, जब हम लोन EMI की बात करते हैं तो आमतौर पर लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाते हैं कि हमारी EMI कितनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आपके पास बच्चे हों, उनकी एजुकेशन हो, उसके साथ जब आप EMI का भी बर्डन लेते हैं तो वो बर्डन जो बहुत हाई हो जाता है। पिछले कुछ सालों में देखा भी हमने कि EMI जहां आपने टेक होम इनकम का 45% EMI लिया है, सडनली इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो EMI 50% से भी ऊपर पहुंच गया और वो सर्व करना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि एक लिमिटेड स्कोप में ही आप अपनी EMI को मैनेज करें। तो मेरी राय में 30 से 40% का जो रेशो है, उससे ज़्यादा आपका EMI किसी भी सूरत में एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और आपकी EMI अमाउंट बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उस EMI को सर्व भी कर पाएंगे। लेकिन आज से ही, शुरुआत से ही अगर आप 45-50% EMI लेके चल रहे हैं तो वो 60% अगर पहुंच गई तो आपके लिए उस EMI को सर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो यानी कि जो आइडियल सिचुएशन है वो तो यही है कि जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपकी सैलरी है, 25% थ्रेशोल्ड रखिए कि 25% ज़्यादा आप कर्जे में ना डूबें। यानी कि जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, होम लोन्स हैं, या फिर कोई कार लोन आपने ले रखा है, जो भी टोटल आप पे आउट बाहर कर रहे हैं, यानी कि जो सैलरी आती है उसमें जो हिस्सा आपका बाहर जाता है वो 25% तक अगर है तो फिर भी आइडियल कंडीशन मानी जा सकती है। लेकिन 40% अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ पर 40% से ज्यादा अगर आप EMI में ही दे रहे हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत की बात है। इसका तरीका भी हो सकता है, आप एक तो इवैल्यूएट कर ले, जहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, सोल्यूशन अपने आप निकाल पाएंगे। समय के साथ कोई भी सरप्लस राशि आपके पास आती है, कोई इंसेंटिव आता है, कोई बोनस आता है, तो सबसे पहला काम, जो भी आपका कर्जा है, कोई लोन आपको चुकाना है, तो प्रायोरिटी आप उसको दीजिए। तो 2 अहम इंपॉर्टेंट टिप्स अब तक एक्सपर्ट ने दी। सबसे पहला तो आप अपनी इमरजेंसी की तैयारी कर लीजिए, तो फिटनेस भी जो स्कोरिंग होती है वो अपने आप को आप कर सकते हैं, आपने कितनी इमरजेंसी के लिए फंडिंग करी हुई। और दूसरी इंपॉर्टेंट टिप कि डेट का और आपकी इनकम का रेशियो क्या है, यानी कितनी रकम आती है और कितनी रकम आप खर्च करते हैं अपनी EMIs पर।